जी हम सब ये जानते हैं कि आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच सौंपी जाती है केंद्रीय एजेंसी एनआईए को, लेकिन एनआईए की टीम पर हुआ है पश्चिम बंगाल में हमला और ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है बंगाल के अंदर, क्योंकि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बीजेपी दंगे करवाने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी होने जा रही है। देश की सुरक्षा पर बंगाल में सियासत क्यों, यह है बड़ा सवाल जिस पर आज हम करेंगे चर्चा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। देश भर में चुनावी समर का माहौल है, लेकिन महाभारत पश्चिम बंगाल में मची है और इस चुनावी महाभारत के सेंटर में है केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए। सही सुना आपने, एनआईए, जिसके जिम्मे देश की सुरक्षा को चाक चौबंद रखने की जिम्मेदारी, उस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और ये आरोप एनआईए की टीम पर हमले के बाद लगाए गए। जी हां, एनआईए ने इन आरोपों का जवाब भी दिया है, लेकिन इस बीच एजेंसी पर हमले को लेकर पीएम मोदी ने भी ममता बनर्जी सरकार पर पलटवार किया है और कई गंभीर सवाल उठाए हैं। ऐसे में बड़ा मुद्दा यह है कि क्या देश की सुरक्षा पर भी बंगाल में सियासत होगी, इसी पर आज होगी बड़ी बहस। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर, बड़े अपडेट के साथ करते हैं। पार्टी के दो नेताओं की गिरफ्तारी के बाद एनआईए पर तृणमूल कांग्रेस का हमला, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए पर अभिषेक बनर्जी का गंभीर आरोप, बीजेपी और एनआईए के बीच अपवित्र गठबंधन का लगाया है आरोप। अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार और एनआईए को लेकर के बड़ा बयान दिया और कहा कि एनआईए और बीजेपी के बीच अपवित्र गठबंधन। तो अभिषेक बनर्जी ने एनआईए पर लगाए हैं गंभीर आरोप, बीजेपी और एनआईए के बीच अपवित्र गठबंधन है, यह कहा गया है। आइए देखते हैं अभिषेक बनर्जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ कहा गया है एनआईए की भूमिका को लेकर। अभिषेक बनर्जी की तरफ से आरोप क्या है? एनआईए और बीजेपी के बीच एक तरह का अपवित्र गठजोड़ महसूस हो रहा है। आदर्श आचार संहिता के बीच तृणमूल नेताओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है, यह मिलीभगत जारी है। ईसीआई स्पष्ट रूप से चुप है, चुनाव आयोग पर भी वो सवाल उठाते हैं। निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रहा है चुनाव आयोग, ये कहा गया है अभिषेक बनर्जी की तरफ से। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा सियासी मुद्दा पश्चिम बंगाल के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। पहले चरण के चुनाव से पहले बीजेपी दंगा करवा सकती है, ममता बनर्जी कह रही हैं। 19 अप्रैल को मतदान, 17 अप्रैल को वो दंगे करा देंगे। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का ये बयान, दंगे के बाद वो यहां पर एनआईए को लाएंगे। पुरुलिया में हुई जनसभा में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर ये सनसनीखेज आरोप लगा दिए। আর বিজেপি সিম্বল হয় কখনো? কোনো দেশে এই জিনিস হয় না, কোনো দেশে এই জিনিস হয় না। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এনআইএ কে ঢুকিয়ে দেবে। तो देखिए, एनआईए को लेकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने एक के बाद एक कई आरोप लगाए। तो ममता और अभिषेक बनर्जी को एनआईए ने भी जवाब दिया है। एनआईए ने टीएमसी के आरोपों को खारिज किया है। कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए हमला हुआ, यह एनआईए का कहना है। एनआईए ने साफ तौर पे कहा कि हम एक कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी कार्रवाई कर रहे थे और इसी दौरान यह हमला हुआ। आइए एनआईए ने जवाब जो दिया है उस पर भी गौर करते हैं, क्या एनआईए की तरफ से कहा गया है। तो ममता अभिषेक को एनआईए का जवाब, गलत इरादे के आरोपों में कोई दम नहीं है, उनकी टीम पर हमला बेवजह हुआ, देसी बम बनाने से जुड़े मामले की जांच चल रही थी, कार्रवाई पूरी तरह से वैध और कानूनी रूप से जरूरी है। तलाशी के दौरान भीड़ ने हिंसक हमला किया, उनके ऊपर अटैक किया, यह एनआईए की तरफ से कहा गया है। और निश्चित तौर पर एनआईए कहना चाहती है कि हम कानून के हिसाब से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, तब ये हम पर हमला हुआ। जी हां, अब आपको पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दिया पीएम मोदी का वो बयान सुनाते हैं। टीएमसी जांच एजेंसियों पर हमले कराती है, इस बात का जिक्र देश के प्रधानमंत्री ने खुद एक चुनावी रैली में किया। क्या कहा गया, सुनिए। टीएमसी चाहती है
कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। हालात ये है कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। यहां हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है। लोग अत्याचार सहने को मजबूर है। तो देखिए, बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। तुहिन सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर मानव जायसवाल, प्रवक्ता टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल शुक्ला, नेता हैं सीपीएम के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आर.के. यादव, पूर्व रॉ ऑफिसर, वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। डॉक्टर मानव जायसवाल, पहला सवाल आपसे। पहले ईडी की टीम पर हमला होता है जब शाहजहां शेख के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की जाती है। अब एनआईए की टीम पर हमला हुआ है। बड़ी बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसियों के अफसरों पर हमले किए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, और एनआईए तो आतंक से जुड़े मामलों की जांच करती है। अब ऐसे मामलों को लेकर भी सियासत होगी। एनआईए की टीम पर भी हमले होंगे पश्चिम बंगाल में। पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। और जहां तक बात है ये एनआईए वाले केस की, तो आपको पता चलना चाहिए कि एनआईए की टीम ने लोकल पुलिस के पास एक सेक्शन उनका गया और एक डायरेक्टली वो लोग पहुंच गए। और जिस रात बरात में वो लोग पहुंचे, जिस तरीके से उन लोगों ने, वहां के लोगों की जो आक्रोश रही कि भाई 2 साल से अगर आपके पास केसेस हैं वो आप कर नहीं रहा। सुबह रात बरात में चुपके से जिस तरीके से पहुंचे, वहां की महिलाओं के उससे उन्होंने दुराचार किया, तो गांव इलाका है वो भड़क गए। सीधी सी बात है कि भाई आज एनआईए जो एक्टिविटीज दिखा रही है 2 साल से कहां थी। 1 साल पहले इनके पास ऑलरेडी इन्होंने केस ले लिए। कितने इन्होंने अरेस्ट करे, क्या हुआ उस केसेस का, कहां लोग गए। तो देखिए, पहली बात नहीं है कि सेंट्रल एजेंसीज के बाद यहाँ हुआ। मोदी जी भूल जाते हैं कि गुजरात में चक्कू छुरियां चल गए ऑफिसर के ऊपर। उत्तर प्रदेश में है हाल हुआ। अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र में। नहीं मानव जी, अभी पहले इसी बंगाल वाले इंसिडेंट पर ही रहते हैं। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एनआईए को अगर कोई सूचना मिलती है, कोई जानकारी मिलती है, तो रात खत्म होने का उन्हें इंतजार करना चाहिए था। सुबह जाते, पहले जहां छापा मारना है या कार्रवाई करनी है, उन लोगों को इत्तला करते कि कहीं कोई हमला उनके ऊपर ना हो जाए। इस तरह से कार्रवाई करे एनआईए। नहीं, यहाँ पे आप तो ड्रामेटिक बातें कर रहे हैं ना कि वहां पे जांच करने जा रही थी, उन्होंने समन करा था, अरेस्ट करने जा रही थी। क्या इन्वेस्टिगेशन में मिला, ये एनआईए ने बताया कि भाई उनको बम मिले हैं या उनको आरडीएक्स मिल गया पुलवामा वाला, ये बताया है कि एनआईए ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरे प्रांतों में जाके जबरन ये दिखाना कि यहाँ आहत हो रहे हैं लोग, यहाँ कुछ, जबकि कुछ नहीं है। आप 1 साल से क्या कर रहे थे। आज आप बताना चाहते कि भाई आरडीएक्स मिला जो पुलवामा, वहां एनआईए फेल नहीं है। आज जिस तरीके से पूरे देश में एनआईए, सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन और जहां तक कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको हम एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बोलने लगे हैं, काम क्या कर रही है। ये तो विपक्षों की बातें कर रही है। अब मोदी जी को बंगाल दिखता है, उनको काबिज करना है बंगाल को, तो क्यों नहीं जब ग्रेटर नोएडा में बात होती है तो बात करते हैं, जब गुजरात में उनके अपने इलाके में अगर ऐसा कुछ होता तो क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं मीडिया उसके बारे में चिंतन करती है। और आज जो हुआ है, एक महिला को, कोई भी महिला हो, चाहे वो कोई संगीत के स्त्री ही क्यों ना हो, क्या ये हमको एनआईए राइट दे देता है कि हमारा देश, यानी आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना फिर, मतलब ईडी की टीम पर हमला होता है पश्चिम बंगाल में, जस्टिफाइड है। एनआईए की टीम पर हमला होता है, जस्टिफाइड है। देखिए 2 चीज मैं बता देना चाहता हूँ। हिंसा कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन जब आप जमीनी स्तर पे ग्रामीणों पे, गरीबों पे अत्याचार करेंगे तो उनका गुस्सा तो कहीं ना कहीं दिखेगा। हम तो अरेस्ट कर रहे हैं, हम तो कानूनी प्रक्रिया को, संदेश खाली में तो ऐसा नहीं था, संदेश खाली में ऐसा नहीं था। हमने अरेस्ट किया है। आप क्या सीबीआई ने अरेस्ट किया है? कितना समय लगा आपको? अरेस्ट तो हमने किया है। नहीं, जिस दिन हमला हुआ उसी दिन 8 लोग अरेस्ट हुए। ठीक है, तुहिन सिन्हा, अब सवाल यह है, ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता आपके इस हर सवाल का जवाब देंगे, मुझे अपेक्षा है।
तुहिन सिन्हा, सीधा सा सवाल है टीएमसी, सीधा सा सुन लेते हैं, मानव जी उत्तर सुन लेते हैं। डॉक्टर मानव जायसवाल ने सीधा कहा कि एक तो इंटेंट क्वेश्चन में है कि सेंट्रल एजेंसीज का, और सही सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि लोगों को परेशान किया जा रहा है और अब तक की जांच में वो उनको नाकामी मिली है, कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट न एनआईए दे पाई है न दूसरी एजेंसियां दे पाई हैं। नमस्ते सभी दर्शकों को भी नमस्ते। देखिए, यहाँ पर अगर किसी की इंटेंट पर सवाल उठता है तो केवल और केवल ममता बनर्जी पर इंटेंट पर उठता है। कोई भी ऐसी सेंट्रल एजेंसी नहीं है जिस पर इन्होंने सवाल नहीं उठाए हैं। एनआईए जो है, देखिए ईडी पर भी हमला हुआ था जनवरी के पहले सप्ताह में। 2 महीने तक इन्होंने शाहजहां को अपने संरक्षण में छुपाया था और जब हाई कोर्ट ने दखल दिया, हाई कोर्ट ने निर्देश दिए, तब जाकर शाहजहां को सीबीआई के हवाले किया था। अब जहां एनआईए का सवाल आता है, आपने देखा है कि पिछले कुछ सालों में कितनी जो है बॉम्ब उत्पादन की जो है यूनिट्स आपको बंगाल में मिली है। आज जो है जिस पैमाने पर इन्होंने बांग्लादेश के रिफ्यूजीज को बसाया है बंगाल के अंदर, निश्चित तौर पर नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। लेकिन आज के दिन मुझे रविंद्रनाथ टैगोर जी का वो शब्द याद आते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। आज जो है एनआईए की टीम भी बंगाल के अंदर टीएमसी के दहशत का सामना कर रही है। आप सोच सकते हैं कि स्थिति वहां पर कितनी दयनीय है। और मेरे ख्याल से ममता बनर्जी को बार बार सेंट्रल एजेंसीज के मंशा पर सवाल उठाए। या तो वो एनआईए में काम किए ममता बनर्जी, क्या अभिषेक बनर्जी ने एनआईए में काम किया है, क्या उन्हें इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करने का कोई भी देखिए उन्होंने एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है? तो तोहिन सिन्हा जी उन्होंने एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा, नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा कि चुनाव के पहले ही ये सारी सेंट्रल एजेंसियां इतनी एक्टिव क्यों है, मामले पुराने हैं। बातें कर रहे हैं, चुनाव के पहले नहीं है। जब उनको कोई सबूत मिलेंगे, स्वाभाविक है कि चुनाव के पहले इनकी भी गतिविधियां बढ़ जाती है। आपने देखा है कि रामनवमी का भी समय आ रहा है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी खुली एक चेतावनी दे रही है लोगों को कि इस बार हिंसा होगी। आप देख सकते हैं कि किसकी मंशा खराब है, कौन उस वायलेंस की प्लानिंग कर रहा है। पिछले साल 50 लोगों की जाने गई थी केवल पंचायत के इलेक्शन में, और उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सेंट्रल एजेंसी का बंगाल में होना जायज है, जो सेंटर ने किया था। सेंटर ने सेंट्रल एजेंसी नहीं, लेकिन ममता बनर्जी तुहिन आपकी पार्टी पर सवाल उठा रही हैं, आपकी पार्टी पर यह आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी दंगे करवाना चाहती है। सवाल वो तारीख भी बता रही है उठाए। देखिए, ये उनकी हालत जो है कांग्रेस की तरह है। अगर दोष अपने अंदर है तो अपने अंदर वो धूल जो है अपने चेहरे से साफ करे, आईने से क्यों साफ कर रही है? ठीक है, मानव जी जवाब दीजिए। ऐसे प्रमाण है। तुहिन जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए, आप दिखाना क्या चाह रहे हैं? और दूसरा ये कि पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, वो खुद कह रही हैं तारीख बताकर कि इस तारीख को बीजेपी दंगे करवा देगी पश्चिम बंगाल के अंदर। ये बहुत गंभीर बयान है, क्या आधार है इसका? गंभीर नहीं, बहुत ही पुख्ता आधार की वजह से बात हो रही है। पहली बात तो मैं बता दूं, तुहिन जी को धरातल पे कोई ज्ञान नहीं है और कुछ होना से होगा नहीं। पहले बात समझ लीजिए, आपके नेता है जितेंद्र तिवारी, वो यहाँ पे डीआर सिंह जो एसपी है एनआईए के, उनसे मिलते हैं 26 मार्च को। 1 घंटे तक मीटिंग चलती है, उसके बाद कुछ बैग का आवागमन होता है, ब्रीफकेस चेंज होती है, और आज देखा जाता है कि भाई 10 दिन हुए नहीं, ये एनआईए का एक्शन हो गया बदनाम करने के लिए। और जहां तक बात है, इतिहास गवाह है, ये रामनवमी पे तलवारबाजी, तमंचेबाजी, रामनवमी में पूरे देश में जहां जहां रास्तों में मस्जिदें होंगी वहां लात मारना, वहां जबरन लोगों को भयावह स्थिति में पैदा करना, जबरन माने तुच्छ लोग जो होते हैं, जो राम के बातों को नहीं मानते, जो मां सीता को नहीं मानते, वो इनके कार्यकर्ता है। उनको तो ज्ञान ही नहीं है। उनसे बोल दो रामचरितमानस की कुछ चौपाई बताते, वो बताएंगे नहीं। उनको पूछ लो कि भैया हनुमान चालीसा पढ़ लो। मानव जायसवाल, यही आरोप उधर से लगते हैं, सुन लीजिए, यही आरोप उधर से लगते हैं कि जब रामनवमी पे जुलूस निकलता है तो घरों से पत्थर फेंके जाते हैं उनके ऊपर, और ये आरोप जैसा आप लगा रहे हैं वही आरोप लगाते हैं। हमने कभी नहीं सुना, सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए सर, इतना अधीर मत होइए, सवाल सुन लीजिए। हमने कभी नहीं सुना कि आपने पत्थर चलाने वाले को पकड़ा और कहा कि ये लोग पत्थर चलाते हैं, ये लोग रामनवमी के जुलूस पे को डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। आपको सिर्फ तलवार दिखाई दे रहा है, आपको वही चीजें दिखाई दे रही हैं जो लगता है कि आपको बोलने में सुविधाजनक है। ये आरोप जब है तो उसका काउंटर क्या है? क्या पत्थर नहीं चलते हैं बंगाल में? मैं बता रहा हूं, काउंटर बता रहा हूं। जहां पे बंगाल में पिछले साल जहां पे रामनवमी के दिन दंगे हुए थे, उसी सुबह में, उसी दिन
सुबह में हमारी भी राम यात्रा शोभा यात्रा निकली थी जी। और हम लोगों ने नारा दिया है देश को, राम लल्ला की निकली सवारी तलवार पर कलम है भारी। हमने कलम बांटे, वही मुस्लिम इलाकों में मुसलमानों ने रोजे में हमको शरबत पिलाए, गुलाब जामुन खिलाए और सैकड़ों की तादाद में निकले। लेकिन वही शाम होती है और जब इनकी जो ये विश्व हिंदू परिषद, ये आरएसएस वाले, ये भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी वाले, ये जबरन उन गलियों में जाते हैं, लात मारते हैं, तलवार से दरवाजे पे मारते हैं और जबरन अपने लोगों से पत्थरबाजी करवाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी पुलिस उनको निर्देश देकर उनको रोक नहीं पा रही। इसका मतलब तो है ये भी माना जा सकता है ना, आपकी पुलिस फोर्स क्यों नहीं साथ में चलती कि शांतिपूर्वक रहे, गाइडेंस क्यों नहीं जारी करते? कई जगह हमने देखा कि जब लोग इस तरह का करते हैं तो पुलिस पहले ही मौजूद रहती है और शांतिपूर्वक उन रास्तों से निकाल दिया जाता है जुलूस। ये सवाल क्यों ना पूछा जाए आपसे? सबसे बड़ी बात यह है, ये तो पूर्ण हो गया कि भाई जब एक शोभा यात्रा सुबह निकलती है और किसी भी तरीके से गतिविधियां खराब नहीं होती हैं, तो संध्या को क्यों हुई जब ये भाजपा वाले लोग निकालते हैं? ठीक है, गोपाल शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, सीपीएम के नेता। गोपाल जी, पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये एक हकीकत है। पहले ईडी की टीम पर हमला होता है, फिर एनआईए की टीम पर हमला होता है। अब राज्य की मुख्यमंत्री खुद कह रही हैं कि दंगे हो सकते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। ये चल क्या रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है आपकी नजर में? देखिए, सबसे पहले आपको और मेरे साथी पैनलिस्ट को सबको मेरा नमस्कार जी। यहाँ पर मुझसे पहले इस कार्यक्रम में लगभग 20 मिनट दूसरे साथियों को मिला और इस 20 मिनट में उन्होंने जो बाइनरी सेट करने की कोशिश की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये और कुछ नहीं बल्कि बंगाल में एक सियासी बाइनरी सेट करने की कोशिश है जिस पर ये दोनों काम कर रहे हैं। जिस मुद्दे की बात आप कर रहे हैं जी, ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हमले की बात, ईडी और सीबीआई के केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं या उसके बाद एनआईए के ऊपर हमले की घटना भी है, इसके पीछे दो पहलू हैं। पहला पहलू कि एनआईए बोलिए या सीबीआई बोलिए आई क्यों, ये वास्तविक घटना है कि एनआईए जहां पर गई थी वहां पर एक भयानक विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट में मारे गए लोगों के शरीर के अंश 8 किलोमीटर दूर पाए गए। राज्य की मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां पर एक चॉकलेट बम फूटा था। चॉकलेट बम फूटने से 8 किलोमीटर दूर किसी का देहावशेष नहीं गिरता है। वहां पर एक बड़ा भयावह विस्फोट हुआ था और वहां पर गैर कानूनी गतिविधियां थी जिसकी एनआईए जांच होनी चाहिए। यह देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिल्कुल। लेकिन घटना घटी थी 2022 में और 2024 में अब जब चुनाव की घोषणा हो गई है तब एनआईए का राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पास जाना ये इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। 2 साल तक ये केंद्रीय एजेंसियां चुपचाप बैठी रही। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है निश्चित तौर पर उनके लिए कुछ पुख्ता सबूत होंगे, कुछ लीड्स मिले होंगे और तभी उनके घर तक पहुंची है। लेकिन 2022 के बाद 2024 तक इन लोगों को खुली हवा में सांस लेने के लिए छोड़ दिया गया। याद रखिए, बीच में 2023 के पंचायत के चुनाव हुए, जिन चुनावों में इन गुंडों ने पूरे बंगाल में खून की होली खेली, जनतंत्र की हत्या की और इस जनतंत्र की हत्या के काम में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों शामिल थी। ठीक है, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है गोपाल शुक्ला जी। तुहिन सिन्हा, मुझे लगता है इसका जवाब आपको देना चाहिए। 2022 की घटना आंतरिक सुरक्षा पर निश्चित तौर पर इस घटना के बाद, इस धमाके के बाद बड़े सवाल खड़े हुए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों का इंतजार किया जा रहा था क्या कि चुनाव आ जाए और उससे पहले टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई हो, टीएमसी के नेताओं के खिलाफ जो इसमें शामिल हैं आरोपी। और जब कोई नया प्रमाण आता है, जब कोई नया सबूत आता है तो दोबारा से तफ्तीश होती है, दोबारा से इन्वेस्टिगेशन जोर पकड़ता है। तो इसमें इतनी विचित्र बात कौन सी है? हमने देखा है कि हर चुनाव के पहले टीएमसी के गोपाल जाते हैं तो निश्चित तौर पर एनआईए को कोई ऐसा प्रमाण मिला होगा जिसके बाद उन्होंने दोबारा एक नए सिरे से जांच आरंभ की। तो इसमें इतनी विचित्र बात कौन सी है? आप अगर पिछले कुछ सालों का ही इतिहास देख ले, 2021 में मई में जो जश्न इन्होंने, जो खूनी जश्न टीएमसी ने मनाया था अपनी जीत के बाद बंगाल में, लगभग 200 से ऊपर हमारे कार्यकर्ता विस्थापित हुए थे, कई मारे गए थे। हाईकोर्ट के जजमेंट से इस पर झूठ है।
आप लोगों ने गलत बयानबाजी करी, भड़काऊ बयानबाजी करी। आप लोगों ने बोला 2 मई आपकी गृह मंत्री ममता बनर्जी जो बंगाल की गृह मंत्री भी है, नहीं संभाल पा रहे हैं वहां पुलिस को। आप ये बताइए। बंगाल में एक साथ बोलेंगे तो हमें किसी की आवाज नहीं आएगी। मानव जायसवाल जी, 2 बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो बातें कही जाए, इसमें 2 चीजें मुझे नजर आ रही है, मुझे लगता है आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। पहली बात तो ये कि 2019 लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा ही टकराव ममता बनर्जी ने खुल के सीबीआई के साथ किया था, और जब नतीजे आए थे तो हमने ये देखा था कि 2 से 18 सीटों पर उस टकराव को जनता ने देखते हुए बीजेपी को पहुंचाया था, और 12 सीटों का नुकसान टीएमसी को हुआ था। जनता ने उस पूरे खुले टकराव को शायद स्वीकार नहीं किया। तो क्या हम देखें कि एक बार फिर से वही टकराव टीएमसी की तरफ से ईडी और एनआईए के साथ किया जा रहा है ठीक चुनाव के पहले? और अगर ऐसा ही इंप्रेशन जनता पे रहा तो आप उसे कैसे देखेंगे? क्योंकि 19 में इसके नतीजे तो सही नहीं दिखाई दिए पॉलिटिकली, इलेक्टोरली। पहले तो 2019 को किसी भी परिप्रेक्ष्य में मापदंड में मत रखिए कि 2019 में एक व्यक्ति ने पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगे। हमारा देश बहुत भावुक है, लेकिन इस भावुकता का उन्होंने नाजायज फायदा उठाया है। ये सिद्ध हो गया है, ये प्रमाणित है। जहां तक तुहिन जी बोलते हैं कि नए नए सबूत, अरे आपके इतने ताबूत में इतने गहरे षड्यंत्र रचे हैं। देखिए, मेरे सवाल को आपने डाइल्यूट कर दिया। मैं इसको और आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं। सेंट्रल एजेंसी से टकराव और खुल्लम खुल्ला उनके खिलाफ एक तरीके से बयानबाजी, सड़कों पे उतरना, ये 2019 में अच्छा नहीं गया टीएमसी के लिए। नतीजे ये बताते हैं। क्या 2024 में वही पैटर्न हम देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग के टारगेट पर चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे टीएमसी के दूसरे नेता हो, सिर्फ हम यही सुन रहे हैं, एनआईए, ईडी, सीबीआई, एनआईए, ईडी, सीबीआई, और कुछ नहीं सुन रहे। इनकम टैक्स भी है और इलेक्शन कमीशन। सुन लीजिए, ये पूरी की पूरी चीजें जो आप बता रहे हैं ना, 2019 के परिप्रेक्ष्य में देखिए, बंगाल की जनता काफी जागरूक है, और इस बार बंगाल की जनता उस पेटी में वो वोट डालेगी जहां पे ये शून्य होकर निकलेंगे। आज जिस तरीके से इनके अपने नेता जाते हैं, क्या जरूरत थी उनको एनआईएसपी के पास जाने की, डीआर सिंह के पास? और क्या था उस काले बैग में जो उन्होंने आदान प्रदान हुआ, और क्या हुआ कि भाई 8 दिन बाद ये घटना घटित हो गई? तो ये है इनका षड्यंत्र। क्रोनोलॉजी समझिए। जब शुभेंदु अधिकारी कुछ बोलते हैं, सबसे बड़ी बात है एनआईए पहुंचती है तो शुभेंदु अधिकारी को पता है, जितेंद्र तिवारी को पता रहता है, दिलीप घोष को पता रहता है, इनके सारे नेता। ठीक है मानव जी, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, आरके यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व रॉ ऑफिसर। यादव जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े नहीं थे उससे पहले, यहां डिबेट में, चर्चा में यह सवाल उठा कि भाई 2022 में धमाके होते हैं, इंटीरियर सिक्योरिटी पर सवाल उठता है पश्चिम बंगाल की, और अब एनआईए की टीम कार्रवाई कर रही है 2024 में, यानी 2 साल बाद तकरीबन, इलेक्शन से एन पहले। इसलिए कार्रवाई की जो मंशा है वो सवालों के घेरे में है। क्या यह जायज है ये बात कहना? हाँ, इस पे ये शक के दायरे में आती है बात। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन जो ये अटैक हुआ है जी, ये इसमें अगर ये डायरेक्ट वहां पे चले गए और इनको लोकल पुलिस की हेल्प नहीं ली या ना मिली उनको, तो ये जाना नहीं चाहिए था जब तक लोकल पुलिस की हेल्प ना मिले। मैं आप बात याद दिलाना चाहता हूँ जी, देश में एक वीरप्पन नाम का डाकू हुआ था, 20-22 साल तक केरला में रूल करता रहा, और उस पे सेंट्रल एजेंसीज भी लगी रही और स्टेट फोर्सेज भी लगे रही, और उन्होंने उसको वो 20-22 साल तक पकड़ नहीं पाए थे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी कमियां थी, सेंट्रल फोर्सेस गई थी, उन पे भी अटैक किया गया। एक एसएसपी लेडी थी, उसको उसने किडनैप किया था। तो ये इनकी कनाइवेंस के बगैर तो नहीं होगा ये जो हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि एनआईए को सपोज कोई लीड मिलती है, भले ही 2 साल बाद मिले, अगर कोई लीड मिलती है तो क्या बिना लोकल पुलिस को इत्तला दिए एनआईए की टीम अपना काम किसी एरिया में नहीं कर सकती? आप ये कह रहे हैं पहले इत्तला देनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल इत्तला देनी चाहिए और इनकी मदद लेके तब वहां जाना चाहिए। हाँ, सब्जेक्ट ना बताएं कि हम किस विषय में जा रहे हैं, उन्हें ये सब्जेक्ट को सीक्रेट रख सकते हैं, इसमें कोई दो, लेकिन लोकल पुलिस की हेल्प के बगैर ये काम नहीं करना चाहिए था इनको, और लोकल पुलिस को लेके जाना चाहिए था। ठीक है,
ठीक है, और देखिए इस बीच एक और खबर आई और उस पर भी चर्चा चल रही है बंगाल में लेकर कि एनआईए पर घमासान के ठीक बीच बंगाल में मथुआ वोट बैंक पर भी महाभारत जारी है। और पश्चिम बंगाल में मथुआ देवी मंदिर को लेकर बवाल हुआ। टीएमसी का केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर पर आरोप, जबरन वीणापाणी देवी मंदिर का ताला तोड़ा गया, ये आरोप लगाए गए हैं। तो देखिए अब इसे लेकर भी कई तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। आरोप है कि वीणापाणी देवी मंदिर का ताला जबरन तोड़ा गया। टीएमसी तो यहां तक कह रही है कि शांतनु ठाकुर ने अपनी चाची और टीएमसी सांसद ममता बाला ठाकुर के घर पर अपने समर्थकों के साथ हमला किया। यही वजह है कि चाची और भतीजा आमने सामने हैं। तो वहीं शांतनु ठाकुर के साथ नॉर्थ परगना के वीणापाणी देवी मंदिर पहुंचे मथुआ समर्थकों ने नारेबाजी की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तनाव को देखते हुए केंद्रीय बल की तैनाती यहां पर कर दी गई। और चलिए आपको सुनाते हैं कि ममता बाला ठाकुर ने क्या आरोप लगाया है, शांतनु सेन ने उसका क्या जवाब दिया है। সন্ত্রাস বড় বড় লাঠি নিয়ে ঘুরছে ক্যাডাররা বিজেপি বাড়িতে জয় শ্রীরামের রয় স্লোগান, এখানে হরি ঠাকুরের স্লোগান না, জয় শ্রীরামের স্লোগান। আমি তো পার্টি করি, আমি তো দেই না কোনো পার্টির স্লোগান। মতুরা আজকে কোন মতুয়া তারা আজকে ঠাকুর বাড়িতে এসে স্লোগান দেয় জয় শ্রীরামের? আমি মতো সমাজের কাছে বলছি, और ना ठाकुर बाड़ी प्रॉपर्टी ना ठाकुर बाड़ी কোনো অর্থ না কোনো কিছু নাই, না এমপি পয়সা পিয়ার ঠাকুর মেমোরিয়াল ট্রাস্টের থেকে ওটা 25 বার বলেছি তো দরজা না খুলতে, এই দরজা খুলতে। যদি কেউ দরজা না খোলে জোর জবরদস্তি এই ঘরকে দখল করে রাখে, দেখুন না সামনে ভক্তরা ওখানে ধর্ণা দিচ্ছে, থ্রেট দিয়েছে, আমার ওয়াইফকে থ্রেট দিয়েছে, পুলিশ করেছে, এটা সামনে করেছে, তার ভিডিও ফুটেজ আছে। আগামীতে আন্দোলন করবে বলছে। আন্দোলন তো আমরাও করব, আন্দোলন তো আমরাও করব, বড় আন্দোলন হবে যে কেন বড় মার ঘরকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতির আখড়া বানানো হলো, কেন বড় মার ঘরকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতির আখড়া বানানো হলো। राजनीतिक अखाड़ा बनाने का आरोप लगाया गया है और इस पूरे विवाद के केंद्र में है एक मंदिर। हमारे साथ मानव जी मौजूद हैं। मानव जी, अब इस मामले को भी ऐसा लग रहा है आपको क्या कि जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है, वहां पर लोगों की भावनाएं भड़काने का काम किया जा रहा है, और इसी को अगर हम ममता बनर्जी के उस बयान से मिला दें कि भाई राज्य में दंगे हो सकते हैं, तो ये स्थिति तो काफी गंभीर नजर आती है। गंभीर आप लोग भी हैं इसे लेकर? ठाकुर, आपने देखा शांतनु ठाकुर ने किस तरीके से मंदिर के दरवाजे को तोड़ना की कोशिश करी। क्या मार रहे थे, कौन सा भाला चला रहे थे वो? ये है उनका सही चरित्र और रूप। जितने भी भाजपाई नेतागण हैं जो सीपीएम से जुड़ के भाजपा में आए हैं, इन्होंने ही आतंक मचा के रखा है। और ये जब भी पकड़ा जाते तो रोना करते करते सीबीआई के पास केस चली जाती है, हमारे बंगाल सरकार को इन्वेस्टिगेशन करने से रोक दिया जाता है। आज कोई भी छोटा से छोटा केस होगा, अगर ये गंदगी करेंगे, यहाँ की बंगाल की पुलिस उनको पकड़ना चाहेगी तो मोदी जी का फोन आ जाता, नहीं ये केस सीबीआई में पहुंच जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई बंगाल पुलिस में भरोसा नहीं है, इनको तो आतंक करना है। ये लोग आगजनी करेंगे, लोगों को मारेंगे, मंदिर के दरवाजों को रात में जबरन भीड़ लाके। अरे मानव जी, सब कुछ यही करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग पश्चिम बंगाल में सत्ता में है ना। पश्चिम बंगाल की पुलिस किसके अधीन है? पश्चिम बंगाल की एलआईयू किसके अधीन है? अपराधियों को शरण देंगे और पूरे बंगाल में जंगल राज बनाएंगे। मतलब अगर जो वो चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं, और गुंडा एलिमेंट्स जो चाह रहे हैं वो अपनी मंशा में कामयाब हो जा रहे हैं, फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार गुंडों को संरक्षण दे रही है, सरकार अराजकता फैला रही है। ये गुंडे जो हैं ये भाजपा के सरकार गुंडे हैं। गुंडों को अरे भाई संरक्षण दे किसी रही के है। भी गुंडे हैं, किसी के भी गुंडे हैं। एक शाहजहां जैसे लोगों को 56 दिन तक इसकी सरकार ने संरक्षण देकर रखा हुआ था। मैं कहता हूं आप टीएमसी, क्या करेंगे? मैं ये कहता हूं मानव जी, आप कह रहे हैं कि वो भाजपा के गुंडे हैं, भाजपा वाले कहते हैं कि वो टीएमसी के गुंडे हैं। गुंडे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल है। गुंडागर्दी चलाने में मदद की इन्होंने। नेत्री कहती है, ममता बनर्जी कहती है कैसा कुछ नहीं हुआ था, और वहां पर जब कैंप बन रहा है आज लोगों की जमीनें वापस हो रही है, लोगों की जमीनों को। ठीक है, तुहिन सिन्हा एक रिएक्शन आपका भी कि भाजपा के लोग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट
वेट कर रहे हैं। आप सुन ही रहे थे कि क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि सवाल यह भी है कि बंगाल की पुलिस क्या कर रही है, क्या हर मामले में इतनी लाचार है? तुहिन सिन्हा, देखिए नहीं दिया जा रहा, एक एक करके बोलिए। तुहिन सिन्हा को जवाब देने दीजिए, आपने आरोप लगा लिए ना। इस बार एक विकट हार का सामना कर रही है और ये जो धमकी देना शुरू की है ममता बनर्जी की 17 तारीख को हिंसा फैलाएंगे ये लोग, दरअसल ये टीएमसी की योजना है। पूरे बंगाल में जो है इस बार टीएमसी जो है इस तरह के अपने नुमाइंदों को एक्टिवेट कर चुकी है और जिस दिन वहां पे चुनाव होंगे आप देखेंगे कि चुनाव के पहले टीएमसी के जो गुंडे हैं वहां पर अपनी गतिविधियां बढ़ा चुके होंगे। तो आज आपने देखा 2 दिन पहले हमारी सांसद लॉकेट चैटर्जी उन्होंने प्रहार किया था, अटैक किया था। ऐसे किसी की बात हमें समझ में नहीं आएगी। मुझे आर के यादव के पास जाना पड़ेगा। यादव सर, अभी एक बहुत ही मैं मूल सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि लोकल पुलिस का कोऑपरेशन सेंट्रल एजेंसीज को मिले। यादव जी, लोकल पुलिस का कोऑपरेशन मिले तो काफी काम आसान हो जाता है। मैं याद करता हूं 2019 में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के लिए ममता बनर्जी सड़कों पर बैठ गई थी। राजीव कुमार सीबीआई के को डिसोबे कर रहे थे, उसके हर समन को। मामला कोर्ट तक गया। जब इलेक्शन टला तो राजीव कुमार को पदोन्नति दी गई, वो पुलिस के सबसे बड़े ऑफिसर बना दी गए। चुनाव आयोग ने उन्हें अभी रिमूव किया इलेक्शन में। जिस पुलिस को लेकर कई तरह की आशंकाएं हों, जिस पुलिस के इंटेंट पर या कार्यप्रणाली पर पहले से ही सवाल हो, उस पुलिस के साथ इंफॉर्मेशन साझा करना, कोऑपरेशन लेना कितना फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा सेंट्रल एजेंसीज के लिए? देखिए, सेंट्रल एजेंसीज को इनकी कोऑपरेशन लेनी पड़ेगी और पड़ती है। अभी राजीव कुमार एक एक्सेप्शन केस था। कुछ लोग ईगो में जो है ये पुलिस ऑफिसर इन चीजों को डिफाई करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। और जो सेंट्रल एजेंसीज अगर जाती हैं तो वो इनको इन्फॉर्म किए बगैर कहीं, ये एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है कि जाएंगे तो इनको इन्फॉर्म करके जाएंगे और इनकी मदद लेके जाएंगे, चाहे कहीं किसी भी की बात हो। वैसे में क्या है कि ये इनका एग्रेसिव पोस्चर है दोनों का। हाँ, भी एग्रेसिव है, उनका भी एग्रेसिव है। यादव जी, एक और बात है कि भाई अगर मान लीजिए कि दो समुदायों में लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है, दंगे करवाने की कोशिश की जा रही है, धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पश्चिम बंगाल की क्या कर रही है? पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या कर रही है? उसके लिए तो किसी केंद्रीय जांच एजेंसी की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, लोकल एजेंसी का ही काम है। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि स्टेट के सब्जेक्ट अलग हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट का सब्जेक्ट है और इनको ही मेंटेन करना चाहिए चाहे एट एनी कॉस्ट। हाँ, जैसे एनआईए की टीम किसी पर्टिकुलर इश्यू पे वहां जा रही है जी, तो इनको उससे को कोऑपरेट करना चाहिए, उनको हर तरह की मदद देनी चाहिए। और अगर इनके ऊपर ही अटैक हो रहा है, एनआईए के ऊपर इनको ही डिफाई किया जा रहा है, हाँ, तो फिर तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ही आउट ऑफ हैंड्स है। तुहिन जी, एक सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए, क्योंकि देखिए यादव जी भी ये कह रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है कि एनआईए की टीम अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, जो कि इस मैटर में नहीं हुआ। अटैक को किसी भी हाल में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन रूल्स क्यों नहीं फॉलो किए गए? देखिए, सामान्य स्थिति में इनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बंगाल में हमने देखा है पिछले कुछ सालों में ममता बनर्जी ने हमेशा कभी भी वो सेंट्रल एजेंसी के से कोऑपरेट नहीं कर रही थी और हमेशा जो है, आपने खुद उदाहरण दिया 2019 का, किस प्रकार से एक तकरार उन्होंने पैदा किया था, जिसका खामियाजा, राजनीतिक खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ा। तो इस सामान्य स्थिति में इनकी बात सही है, लेकिन बंगाल में सामान्य स्थिति नहीं है। एक दहशत का माहौल ममता बनर्जी ने फैला रखा है। अगर बंगाल में आज कोई सुरक्षित है तो वो शाहजहां जैसे लोग हैं जिनको बंगाल में स्थिति सामान्य नहीं है। 2 महीने संरक्षण देते हैं। बंगाल में स्थिति सामान्य नहीं है आरोप है। और ये इसमें एक चीज और भी है कि एनआईए या सीबीआई जैसी एजेंसी कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाकों में ऑपरेशन करके काम करके आ जाती हैं, लेकिन बंगाल में बड़ी दिक्कत है उनके सामने। बंगाल में वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये कश्मीर तो बहुत सुरक्षित है, वहां तो खुलेआम बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां तो कहीं इंटरनेट नॉकडाउन है ही नहीं है, सब चीज बहुत सामान्य हो गया है। अब ये जो तुलना करते हैं ना, बड़ा दुख होता है कि भाई बंगाल की छवि को जिस तरीके से आप एंकर्स लोग खंडित कर रहे हैं, बंगाल की जो अस्मिता है उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, ये सही नहीं है। आपको अपनी शब्दावली, अपनी कंपैरिजन चार्ट की जो थियरी है उसको थोड़ा सा आकलन कर लीजिए।
आज आपको पता है कि जब जब बंगाल पुलिस ने एक्शन लिया है तब ये वाजपेयी के नहीं, जैसे मैं आप ही से पूछ लेता हूं, आपने ज्यादा स्टडी किया होगा कि एनआईए, सीबीआई, इनकम टैक्स या ईडी के हाल के 1-2 सालों में किन राज्यों में उनके ऊपर सीधे सीधे हमले हुए हैं, अगर वो किसी भी तरीके के इन्वेस्टिगेशन में गए हों? आपने तो रिसर्च करा नहीं होगा। ग्रेटर नोएडा में सीबीआई को मारा गया, गुजरात में वहां पे चक्कू मार दिया गया, उत्तर प्रदेश में वहां मारा गया, तो ये सब आपको पता नहीं। तो इसी ना जवाब दीजिए आप। रिसर्च बहुत कम है, लेकिन मैं एक बात चलिए जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं। आपने फैक्ट अगर बताया है कुछ तो उनका कहीं जवाब नहीं मारा जाता है, किसी गलत संदर्भ में कोई भी उदाहरण दे रहे हैं, कहीं पर भी सेंट्रल एजेंसीज का इस प्रकार से तिरस्कार नहीं किया जाता है। बिहार तक में जहां की लालू यादव ने कभी भी लॉ का पालन नहीं किया, वहां पर भी सेंट्रल एजेंसीज की ये दुर्दशा नहीं होती जो बंगाल में हो रही है। आप दोनों ने तुहिन और मानव, आप दोनों ने अपनी बात रखी। गोपाल जी आपको सुन रहे थे, गोपाल जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं बहुत देर से। गोपाल जी देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं, हाँ, सबसे बड़ी बात है कि अभी इस वक्त में ये घटनाएं क्यों घट रही हैं। ये चुनाव का वक्त है जब जनता को भूख, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास, इन मुद्दों पर बात करना चाहिए। ना भाजपा ना तृणमूल कांग्रेस किसी के पास में इन मुद्दों पर बात करने का कोई अवस्था नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, भूख बढ़ रही है, लोगों की हालत खराब है। उस वक्त एक झूठा नूरा कुश्ती, और इस नूरा कुश्ती के जरिए अपने लोगों को, अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने का काम। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में एक नया नैरेटिव चालू हो रहा है कि आप अगर सरकार के खिलाफ कहते हैं तो आप बंगाल के खिलाफ हैं। और देश में भी नरेंद्र मोदी ने नैरेटिव शुरू किया है कि आप अगर मोदी सरकार के खिलाफ कहते हैं तो आप देशद्रोही हैं। इस नैरेटिव को करके ये सरकारें जो जनता के विरोध में काम कर रही हैं, सरकारें जो गलत काम कर रही हैं, इसके विरोध में बोलने वाले लोगों की आवाज को दबाने का काम तो ऐसी पार्टी टीएमसी के साथ इंडिया गठबंधन में क्यों हैं आप लोग? देखिए, इंडिया गठबंधन में हम टीएमसी के किसी अन्याय का साथ देने के लिए नहीं है। अच्छा। लेकिन पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से तानाशाही लाई हुई है उसके खिलाफ ये गठबंधन है, और टीएमसी इंडिया गठबंधन में है ही नहीं। अगर होती तो पूरे देश में जहां जहां भाजपा विरोधी वोट को तोड़ने का काम, करने का काम जो कर रही है ये टीएमसी, ऐसा काम नहीं कर रही है। ठीक है। आप देखिए, गुजरात चली जाती है, गोवा चली जाती है। ठीक है, तो आपका ये कहना है, आपने शुरू में ही कह दिया था कि बंगाल में एक बाइनरी सेट की जा रही है और उसमें सिर्फ टीएमसी और बीजेपी के विषयों पर ही। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि स्पेस तो आपके पास भी था, आपके और कांग्रेस के पास भी था, आप लोगों ने उस स्पेस का इस्तेमाल क्या किया, ये जनता भी आपसे सवाल पूछेगी। और देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की भी खबरें लगातार आती रही हैं। इस बीच एक और खबर है, दुर्गापुर दिलीप घोष के सामने भिड़े कार्यकर्ता। ये खबर सामने आ रही है, दिलीप घोष के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा। ये तस्वीरें आप देखिए। तो देखिए, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। शुभेंदु अधिकारी का इस बीच ममता बनर्जी पर पलटवार सामने आया है। एनआईए पर हमला करना कोई नई बात नहीं है। बुआ भतीजे का एनआईए पर हमला करवाना कोई नई बात नहीं है, यह कहा शुभेंदु अधिकारी ने। 3 सालों से ईडी, सीबीआई पर हमला कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एजेंसियों को रोका जा रहा है पश्चिम बंगाल में, यह आरोप लगाया है शुभेंदु अधिकारी ने। ये जिस तरीके से बुआ भतीजा ने एनआईए को अटैक कर रहा है, ये नया बात नहीं है। पिछले 3 साल से सीबीआई ईडी के ऊपर ये लोग हमला कर रहा है। 21 में जब अरेस्ट हुआ था कुछ लीडर लोग, तब ममता बनर्जी ने खुद निजाम पैलेस में धरना प्रदर्शन किया। राजीव कुमार का घर में जब रेड हुआ था, उन्होंने धर्मतला में धरना प्रदर्शन किया। इसका आदत ही है, जो बात आज प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया ना धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी में, ये भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने के लिए सेंट्रल एजेंसी को रोक रहा है, सेंट्रल एजेंसी को डरा रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना। इस पूरे मामले पे अपने खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप बहुत शुक्रिया आप सभी का इस मुद्दे पर बातचीत के लिए।